हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको समझाई थी, एक छोटा सा आप लोगों का बेस बनाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी, नहीं की हो तो ज़रूर 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 उसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी सारी प्रीलिम्स एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स, पीसीएस एग्जाम के लिए, साथ में अगर आप कोई मेंस दे रहा है, जैसे कि अभी शायद बीपीएससी का मेंस आने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ में बहुत सी चीजें हमने कल समझी है, आज हम उसको और समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज, इसको पढ़िएगा, साथ में आप लोग एनसीईआरटी का इस्तेमाल कीजिएगा, वहां से भी एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। और कल मैंने आपको एक काम और बताया था, आपकी रबी, खरीफ और जायद फसलों की लिस्ट बनाने के लिए बोला था, प्लीज उसको बनाइएगा। इसके साथ आज आपको एक और होमवर्क दे रही हूं मैं, जितनी भी कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, पीएम आशा योजना है, ठीक है, उर्वरकों से संबंधित योजना है, जो खाद्यान्न, जो उर्वरक उपलब्ध कर, जैविक उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, जो काम कर रही है, इसको भी कोशिश कीजिएगा कि आप एक लिस्ट बना पाए कि कौन कौन सी कृषि क्षेत्र की योजनाएं हैं, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा काम अगर आप करेंगे तो पढ़ना समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास 5 है एग्रीकल्चर, इसी का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। ठीक ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कल इनपुट्स पढ़ाए थे, एग्रीकल्चर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे बेसिकली जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं वो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर की हमको जरूरत पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, सीड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो बहुत ऐसे पुराने सीड्स हो या फिर फर्टिलाइज्ड ना हो तो उनसे उर्वरकता कम हो जाती है, वो उनको पानी की शायद सिंचाई की जरूरत ज्यादा पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करें, जो लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं तैयार होकर आते हैं। उसके जरिए क्या होता है कि जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होती है कि पैदावार अच्छी होती है, उसमें जो कीट लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, साथ में वो कम पानी को लेकर भी, कम सिंचाई की मात्रा के जरिए भी इन सीड्स से अच्छी खेती की जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, साथ में ही हमारा जो खाद्यान्न सिस्टम है वो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं जीडीपी अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है हमारे जीडीपी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1947 में यह 50% प्लस था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे 1991 के बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड हुआ है, हमारे टर्शरी सेक्टर ने डेवलपमेंट किया है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ है कि कृषि क्षेत्र का जो आधार है या जो विकास है कहीं ना कहीं वो अपनी जगह हुआ है, लेकिन उसका जीडीपी में, है ना, उसका जीडीपी में योगदान कहीं ना कहीं, जीडीपी में जो हमारा कृषि क्षेत्र का योगदान है वो कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में इसकी उपयोगिता कम हुई है, अर्थव्यवस्था में इसकी उपयोगिता आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कम होने का रीजन है, जो जीडीपी में परसेंटेज कम होने का रीजन है कि हमारे जो जो दो सेक्टर है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, इनका विकास हुआ है। और इनका विकास हुआ है, साथ में जो इनका बेसिक आधार है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है। अच्छा बताइए, किसी ने उद्योग लगाया, तो उद्योग लगाने के बाद उसको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, उसको कच्चा माल तो यहीं से मिलेगा, कृषि क्षेत्र से मिलेगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल मिल रहा है उसको, है ना। अगर कोई टर्शरी क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है, बोल रहा है भाई मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ, तो भाई तुमको गाड़ी ट्रक चलाने के लिए क्या लेके लाओगे, ले जाओगे, कहीं ना कहीं आपको
परिवहन को भी तो हेल्प मिल रही है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जितना प्रमोट होगा, उत्पादन जितना बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, टर्शरी सेक्टर का विकास होगा, सेकेंडरी सेक्टर का विकास होगा, ठीक है। और जैसे जैसे इसके ऊपर अगर परेशानी आई, जैसे फसल खराब हो गई है ना, फसल खराब हो गई तो कहीं ना कहीं मार्केट में चीजें कम मात्रा में उपलब्ध हुई, तो मार्केट में अगर चीजें कम मात्रा में उपलब्ध हुई, उद्योगों में चीजें कम मात्रा में, कच्चा माल कम आया, तो जो हमारा जो उत्पादन जो यहाँ से जब हम लोगों का प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका रेट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, उसका जो रेट होगा वो फाइनल रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। हर सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है और उतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि किसी भी सेक्टर को अलग नहीं किया सकता, किसी भी सेक्टर को अलग करके नहीं पढ़ा और समझा जा सकता है। अब अगर इनकी बात अगर छोड़ दें, अगर इनको थोड़ा साइड में रखें, तो देखा जाए कि कृषि अर्थव्यवस्था और कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए बताती हूँ कि 2019-20 में, है ना, 2019-20 में जब कोविड आया था, है ना, कोविड आया था, तो एक जियोग्राफिकल ग्राफ देखा जाए कि जहां कृषि अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, कृषि अर्थव्यवस्था का जो परसेंटेज है कम हो गया था, लेकिन 2019-20 में कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान वापस बढ़ गया, लगभग 5.5% के आसपास योगदान कृषि अर्थव्यवस्था का हो गया था, क्योंकि महामारी के समय भी लोग अपनी लाइबिलिटीज को कम कर सकते हैं, लाइबिलिटीज कम होगी तो चलेगा, लेकिन खाद्यान्न तो मिलना चाहिए, और यहाँ उस समय जो जीडीपी को बनाए रखने में 18% का योगदान था, वो पूर्णतः कृषि अर्थव्यवस्था का ही था। कृषि अर्थव्यवस्था थी जो उस समय पूर्ण रूप से सक्रिय थी, कहीं उद्योग बंद हो गए थे, सेवा टर्सरी सेक्टर बंद हो गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र नहीं बंद हुआ, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, इसने खाद्यान्न की आपूर्ति की, है ना। तो इसके इसीलिए कहा जाता है कि खाद्यान्न महत्वपूर्ण चीज है, कृषि एक बेस है। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महिलाएं बिल्कुल बेस होता है, महिलाओं को हर जगह बीच में रख के और उसके आसपास पूरा सामाजिक क्षेत्र का विकास किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लोग एग्रीकल्चर को बीच में पॉइंट कर देते हैं, रख देते हैं, और उसके आसपास हम सारी अर्थव्यवस्था को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है ना, लोगों को इनकम के सोर्स उपलब्ध कराता है, सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, ठीक है, हमारे जीडीपी में योगदान में हेल्प करता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या आगे समझे, ठीक है, आगे हम देखते हैं समस्या क्या क्या है। सबसे पहले सेल, चलिए मैंने ये पढ़ाया कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन, है ना, ये होता है ना, एफसीआई जो होता है वो लाइसेंस वगैरह देता है और ये चीजों को क्या करता है कि बताता है कि नहीं ये खाने के लिए रेडी है चीजें, है ना। तो ये एक बोर्ड होता है, अलग से इसको हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। इसके अंदर सेल कहाँ किया जाता है, तो पहला है एपीएमसी। एपीएमसी के जरिए क्या किया जाता है, ये क्या है एपीएमसी, एपीएमसी एक उपज मंडी है जिसके जरिए क्या किया जाता है कि ये फसलों को खरीदने का काम करती है। किसान अपनी फसलें एपीएमसी में ले जाके सेल कर सकता है और वहां से सरकार गवर्नमेंट इसको न्यूनतम मूल्य पे खरीद लेती है, जैसे कि लाइक दैट एमएसपी, है ना। इनमें बहुत ज्यादा कृषि उपज मंडियां होती हैं, ये कृषि उपज मंडियां ऐसी बड़ी बड़ी मंडियां लेती है जहां पे ग्रामीण क्षेत्र का किसान और जो भी किसान है ना, वो अपनी जो भी फसल हुई है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको लाके बेच सकता है, ठीक है। साथ में ई नाम के जरिए क्या किया जा रहा है कि ई नाम के जरिए, ई नाम को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, टू बी वेरी रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने कहा यहाँ क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट किसानों को ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपनी चीजें बेच पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं ताकि बिचौलियों का अंत हो जाए। कौन बिचौलिए, या बोले तो मध्यस्थ, मध्यस्थ जो क्या करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, लिटरली बता रही हूँ, खुद भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि किसान अपनी फसल लेके आ रहा है मंडी में, है ना, और ये क्या करते हैं, जो बिचौली होते हैं मध्यस्थ, ये क्या करते हैं, इनसे यहाँ पे भाव ताव कर लेते हैं कि इतने में मैं आपकी फसल खरीद लूंगा, और फिर क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है या जो गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या फिर जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जिनको और किसी को भी फसल खरीदनी होती है, ये इनसे भी भाव ताव कर लेते हैं। ये इनसे कहते हैं कि हम 10 रुपए में तुम्हारी फसल खरीद रहे हैं और यहाँ ये लोग 20 रुपए में फसलों को बेचते हैं और बिना बाद का 10% का मुनाफा कमा लेते हैं या 10 रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मध्यस्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं, बहुत से अदर सेक्टर में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है। इसके लिए ही, इनको खत्म करने के लिए ही जो मैंने बताया कि ई नाम योजना लाई गई थी, ठीक है। इसके जरिए क्या किया गया है कि कृषकों को ये मतलब बिल्कुल फ्रीली, मेंटली फ्रीली उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फसलों को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो उद्योगपति है, अगर जैसे कि कोई बिस्किट कंपनी है, वो बिस्किट बना रही है, तो आप डायरेक्ट सेल कर दीजिए, है ना। आपको मंडी लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी विदेशी कंपनी को भी अपना प्रोडक्ट या माल बेचना चाहें, है ना, किसी विदेशी कंपनी को भी अगर अपना माल बेचना चाहें तो आप डायरेक्ट अपना माल बेच सकते हैं। कृषकों को एक ये सुविधाएं भी दी जाती हैं, ठीक है। कृषकों को ये सुविधा भी दी जाती है कि अगर कृषक चाहे, है ना, तो क्या करता है कि फसल के उत्पादन से पूर्व ही वो अपनी जो खेत होता है, उसका एक खेत है, तो अपनी फसल के उत्पादन से पूर्व भी किसी इंडस्ट्री से ये कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि कोई फ्रूट की कंपनी है, जैसे कि एप्पल का जो एप्पी जूस आता है, ठीक है, उनको बहुत सारे एप्पल की जरूरत है, तो वो क्या करेगी कि पहले से ही वो उस किसान के पास जाएगी, बोलेगी कि हमको ये एप्पल चाहिए है, हम आपको पहले से कुछ फंड अवेलेबल कराती है, ताकि क्या रहे कि उस फंड में वो जो अच्छी किस्म की चीजें इस्तेमाल कर पाए, वो प्रोडक्शन करे, फिर जैसा भी प्रोडक्शन होगा वो कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके चली जाएगी। उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी उस किसान परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं का, कंपनीज का होता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है कृषकों को, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे एपीएमसी ई नाम हो गया, फिर एमएसपी। अब एमएसपी देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है कि क्या होता है कि कृषक जब भी खेती करता है तो हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, कोई बाढ़ वाला एरिया हो, या फिर क्या हो कि उस वर्ष वर्षा ना हो, है ना, वर्षा ना हो, या फिर क्या हो जाए कि बेमौसम बरसात हो जाए, और किसानों की फसल खराब हो जाए, तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे भी कृषकों की हेल्प करने के लिए क्या करती है, एमएसपी लागू कर देती है। मतलब किसानों की फसल उत्पादन से पूर्व ही, फसल उत्पादन से पूर्व ही क्या करेगी, एक मूल्य रख देगी। क्या करेगी, फसल उत्पादन से पूर्व ही क्या करेगी, एक मूल्य निर्धारित कर देगी कि अगर आपने गेहूं का उत्पादन किया है, ठीक है, तो आपकी जो भी फसल है, जो भी क्वालिटी है, जितना भी उत्पादन होगा, गवर्नमेंट उसको जो मिनिमम प्राइस वो रखती है कि मैं उस पर 3 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदूंगा। तो फसल की क्वांटिटी कैसी भी हो, फसल कितनी खराब हुई हो, जितना भी उत्पादन फार्मर करेगा उसको खरीदेगी, ठीक है। तो ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रखती है सरकार, है ना, ताकि किसानों को इसमें सहायता प्रोवाइड की जा सके, किसानों को इस बात की बाद में परेशानी ना हो कि कैसी फसल की क्वालिटी खराब हो गई है ना, बारिश कम होने की वजह से छोटा दाना छोटा आया है, या फिर कम क्वांटिटी में है, बारिश की वजह से फसल खराब है, जैसी भी फसल अगर वो लाता है तो क्या करती है सरकार, उसको एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होती है, ठीक है। क्योंकि और एमएसपी फसल के उत्पादन के पूर्व ही लागू कर दी जाती है ना। इस पे जो हमारे जो 3 कृषि बिल आए थे उस पे भी कई बार बहस हुई थी, तो वहां से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ पाए, इसलिए उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द भी किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है एमएसपी, ठीक है। उसके बाद में प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट और ऑपरेशन गेन्स, है ना, इसमें थोड़ा सा प्राइस को लेके कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि कुछ चीजों के प्राइस ना बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। अगर उत्पादन कम हुआ है
तो उत्पादन कम होने पर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स में अगर उत्पादन कम भी हुआ है तो कंज्यूमर्स को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए एक नॉमिनल जो प्राइस होता है उसका नियत कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा इसको आप महंगा नहीं बेच सकते हो। और उसका भी ऑपरेशन ग्रीन इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, क्या है, जो जल्दी खराब होने वाली फसलें, जल्दी खराब होने वाली फसलें लाइक हम समझ लें टमाटर है और क्या है, प्याज, पानी लगेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा और रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके। और कौन कौन सी हो सकती है मुझे रिमेम्बर नहीं है, लेकिन हरी सब्जियां मान लेती हूँ मैं, है ना, हरी सब्जियां ले लेते हैं, हर वो फसल या फ्रूट्स भी ले लें हम इसके अंतर्गत, फल भी ले लें, है ना। तो क्या होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, अब उनकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सरकार ने ट्रांसपोर्टाइजेशन पे 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की है। कितनी की? ट्रांसपोर्ट के ऊपर 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि किसानों को जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं इनमें क्या है, सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कराना है, ठीक है। 50% तक आप लोगों को, जब आप लोगों को हरी सब्जियों की खेती, फ्रूट्स की खेती करते हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट एक अलग, जैसे होता है ना कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से इन्हें आरक्षण मिला हुआ है कि इन लोगों के लिए क्या किया, हरी सब्जियां जो जल्दी खराब होती है, जिनका लाइफ लाइन कम होता है, इनके लिए स्पेशली आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही इनके ट्रांसपोर्टाइजेशन पे 50% का मार्जिन दिया जाएगा ताकि किसान आसानी से इन फसलों को बाजार में उपलब्ध करवा पाए, मंडियों में उपलब्ध करा पाए, फिर ये बाजार में जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर को उपलब्ध हो पाए, इसका जो प्राइस हो वो भी न्यूनतम रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टमाटर है, प्याज है, हरी सब्जियां हैं, ये डेली उपयोग में आने वाली चीजें हैं, तो इनका प्राइस ज्यादा रहेगा तो कंज्यूमर को बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सबको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो सेल हो गया, उसके बाद में क्या है, इनकम सपोर्ट पेंशन। अब बताइए, फसलों का भी बीमा किया जा रहा है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई ताकि भाई आपकी फसलों का बीमा हो। अगर आपकी फसल किसी भी वजह से खराब होती है, लाइक बेमौसम बरसात हो गई, है ना, जिस सीजन में फसल की कटाई करनी चाहिए उस सीजन में अगर बारिश हो गई तो या फिर बाढ़ का पानी आ गया, या फिर किसी और रीजन से, है ना, आग लगने की वजह से, आग लगने की दुर्घटना की वजह से खड़ी फसल में आग लग गई, खराब हो गई, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लाई गई, ठीक है, प्रधानमंत्री आशा योजना लाई गई, ठीक है। नेफेड भी मैंने आपको बताया था कि जो फसलें होती हैं उनके लिए नई योजना है वो लाई गई। और ऐसी एक नहीं, हजारों योजनाएं हैं जो किसानों को सपोर्ट करने के लिए लाई गई है, ठीक है। इनकी लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला है, आप लोग जरूर बनाइएगा, इनको हम लोग अगली क्लास में जरूर देखेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये करंट का टॉपिक भी हो जाता है, तो जो भी योजनाएं सरकार लेके आती है किसानों से संबंधित, उससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं करंट का टॉपिक भी हो जाता है। तो हम करंट का जब पढ़ेंगे तो इनका रिसेंट में जो भी वर्तमान में योजनाएं चल रही होंगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी टीचर आपको करंट पढ़ाएंगे वो इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की योजना उनको सपोर्ट करने के लिए लाई जाती है। साथ में इशू क्या है, अच्छा बताइए सबसे बड़ा इशू क्या है, तो सबसे बड़ा जो इशू है वो है क्रॉप रिड्यूस और स्टूबल बर्निंग आज के समय का सबसे बड़ा इशू है। क्यों इशू हो चुका है, क्योंकि फसल जब कटाई होती है, ठीक है, फसल की जब कटाई हो गई या फसल की कटाई हो रही है तो क्या होगा कि फसल की कटाई होने के बाद, फसल की कटाई हो गई, उसके बाद में क्या होता है, जो खेत होता है उसमें कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, इसे ठूट बोल दे, है ना, ठूट बोल देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि निचला हिस्सा कह दे। तो ये क्या होता है कि अगली फसल के लिए जब किसान मिट्टी को तैयार करता है तो इसको हटाना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करता है किसान, इसमें आग लगा देते हैं, ठीक है,
आग लगाने से क्या होता है, ये सब जल जाता है और इससे राख बन जाती है। तो फिर क्या होता है कि अगली फसल के लिए जल्दी से क्या कर सकता है, वो भूमि को तैयार कर पाता है। लेकिन इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूबल बर्निंग। इसी घटना को हम लोग स्टूबल बर्निंग कहेंगे। लेकिन ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। रीजन ये है कि इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसमें जो अंश बचता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं कार्बन निकलता है, और कहीं ना कहीं जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इसकी वजह से बहुत इफेक्ट होता है। जो हमारी एटमॉस्फेयर में फोक के साथ में मिक्स होके, और ये बहुत जहरीली गैसों का निर्माण करता है, जो कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का भी रीजन बना हुआ है। स्पेशली हम लोग देखें कि हमारी जो फसल की कटाई होती है नवंबर दिसंबर के समय में, जनवरी के समय में, ठंड जब शुरू होती है, उस समय बहुत ज़्यादा फोग के साथ ये मिक्स हो जाता है और बहुत ही रेयर पॉल्यूशन बनता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो सबसे पॉल्यूटेड एरिया हमारा देखा जाए पश्चिम बंगाल देख लिया जाए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है और जहाँ खेती ज़्यादा होती है। पंजाब हरियाणा का क्षेत्र देख लिया जाए, है ना, गाजियाबाद बहुत पॉल्यूटेड एरिया है। साथ में दिल्ली का एरिया देख लिया जाए, जिनका जो हम लोग PQI समझेंगे, AQI समझेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी डेंजर जोन में चला जाता है, लगभग 500 प्लस चला जाता है। अगर आपको AQI नहीं पता है क्या है, गूगल करके देखिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो बताता है कि आपके यहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत गंदी है, पंजाब हरियाणा की एयर क्वालिटी बहुत खराब है ना। पश्चिम बंगाल की एयर क्वालिटी कहीं ना कहीं कोलकाता वाले साइड की बहुत गंदी है, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के एरिया में जो स्टूबल बर्निंग होती है, ये उसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण अस्थमा, कैंसर जैसी परेशानियां लोगों को होती है ना, लॉन्ग टाइम डिसीज का कारण भी बना हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत से तरीके अपनाए गए हैं, स्टूबल बर्निंग पे रोक लगाई गई है, लेकिन अभी तक इसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देखे जा सके हैं, ठीक है। तो इसके साथ में अब हमारे कृषि के संकेतक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो आपकी भूमि है। तो आपकी जो जलवायु है, हाँ, जलवायु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जलवायु कैसी है। अगर बारिश के मौसम में बारिश ना हो, ठीक है, और गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, फसलों के लिए बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि फसलों का एक टाइम पीरियड होता है कि यार गर्मी के समय में फसल कटनी चाहिए, उस समय बारिश होगी या ओलावृष्टि होती है तो खड़ी फसल आड़ी हो जाती है, उससे उसका जो दाना है वो खिल जाता है, या फिर नमी में गीला होने की वजह से खराब हो जाता है। तो जलवायु भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ में संस्थागत कारकों की बात करें तो भूमि धारिता, हमारे यहाँ बहुत सारी जो जमीनें होती है वो पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट्स के कारण क्या होती है कि टुकड़ों में टूट जाती है ना, और जिसके कारण क्या होता है कि इस जब छोटी लघु जोतों में टूट जाती है, तो जिससे जितना उत्पादन होना चाहिए, है ना, जितना और जिस लेवल पे उत्पादन होना चाहिए उस लेवल पे उत्पादन नहीं हो पाता है, उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है या फाइनल जो उत्पादन रहेगा वो बहुत लिमिटेड रहेगा, और उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। कि एक सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास अकेले के पास 3 एकड़ जमीन हो, ठीक है, अकेले के पास 3 एकड़ हो, तो आप क्या करेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन कहीं आपका कोई 2 भाई हैं, या फिर आपके 2 भाई और 2 भाइयों की वजह से आपको ये 3 एकड़ के 3 टुकड़े हो गए, और आपको सिर्फ ये एक ही टुकड़ा मिलेगा, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इस हिस्से पे आप खेती कीजिए। पॉसिबल हो पाएगा? हाँ, होगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं 3 एकड़ से जो उत्पादन हो रहा था और जो इतनी सी भूमि पे उत्पादन हो रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा भाई, उत्पादन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे बाढ़ लग जाएगी, डिस्प्यूट्स होंगे, है ना। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड टॉपिक रहा है ना। अमेरिका में इस चीज में बहुत प्रॉफिट है कि वहां पे खेती करना लोगों के लिए बहुत सहायक है, मतलब अच्छा भी है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, ज्यादातर डेवलप्ड एरिया है। तो प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी जो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इतना डेवलप्ड है कि वहां लोग इजीली प्राइमरी सेक्टर या कृषि को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में काम करने चले जाते हैं। इसलिए वहां पे क्या होता है, जो रसायनों का छिड़काव होता है वो कई बार हेलीकॉप्टर्स के जरिए होता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। अब प्रचंड बेरोजगारी मतलब, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जिस भूमि पे, आप जैसे कि भूमि है, मैंने बताया 3 एकड़ है, 3 हिस्से में टूट गई, आपके पास इतना हिस्सा आया है, आपके परिवार में 5 लोग हैं
और आप पांचों लोग इस पर डिपेंडेंट हो और पांचों लोग मिलकर खेती करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर 5 लोगों की जगह 2 आदमी भी इस पे काम करेगा ना, तो उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना प्रोडक्शन 5 लोग मिलके करेंगे। तो 3 लोगों की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है ना। अगर 3 लोगों की जरूरत नहीं है तो वो दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा काम उपलब्ध नहीं है तो वो भी क्या कर रहे हैं, मजबूरी में इसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 3 लोगों की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, और 2 लोगों की जरूरत में 5 लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 लोग बेकार है, यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो प्रचंड बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अगला है भूमि अधिकार, भूमि सुधार कानून बहुत सारे लागू किए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे की भूमि, ये जो भूमि टॉपिक शुरू होगा इसमें भूमि सुधार कानून देख लेंगे कौन कौन से। ढांचागत सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है, ठीक है। बेराज बनाए जाते हैं, कई जगह बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई के लिए छोटे छोटे क्या करें डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, तालाब बनाए जाते हैं, ठीक है, नहरें निकाली जाती है, ठीक है, इसका पाइपलाइंस डाली जा रही है ना। उसके बाद में सिंचाई के लिए जो छोटे छोटे फुव्वारे होते हैं वो लगाए जाते हैं। कुल मिला के सिंचाई, जितनी अच्छे से सिंचाई हो पाए, जितनी लोगों को सिंचाई के साधन मुहैया कराए जा सके, सरकार उतना मुहैया कराने की कोशिश करती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में सिंचाई एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बिजली मोटर चलेगी तभी तो पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो बिजली, परिवहन, ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट समझाया कि अगर फसल का उत्पादन हो गया है और अगर कोई सही ट्रांसपोर्ट ना मिले, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो, तो क्या होगा कि अगर दिल्ली में कोई पंजाब में अगर गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है और उसको केरला तक पहुंचाना है, और अगर ट्रांसपोर्टाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, फसल वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, फसलें खराब हो जाएंगी और इससे हमको बहुत नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं परिवहन भी हमारा मेन फैक्टर है ना। इसके साथ में क्रेडिट मैंने बोला कि अगर बीज खरीदना है या फिर सिंचाई के साधन खरीदने हैं, सिंचाई के लिए, अच्छी सिंचाई के लिए पंप खरीदना है, मोटर खरीदना है, या फिर मतलब नहर बनवानी है, या फिर ऊर्जा के लिए हम लोगों को मीटर लगवाने हैं, कुछ और भी चीज चाहिए तो क्रेडिट जरूरी होता है। अच्छा किस्म का बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फिर कटाई के समय थ्रेशर मशीन की जरूरत होती है, ट्रैक्टर की जरूरत होती है, परिवहन के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोगों को किसानों को ऋण की जरूरत भी बहुत पड़ती है, और गवर्नमेंट इसमें क्षेत्र में काम करती है, लोगों को ऋण उपलब्ध, कृषकों को ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कृषकों को जब भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो नई सरकार आने के बाद क्या करती है कि ऋण को माफ कर देती है। अब जब ऋण माफ कर देती है तो उससे क्या होता है कि कृषकों को अगली बार जब कृषक ऋण लेने जाता है ना, जो ऋण की किस्तें हैं वो जमा नहीं करता। अब वो जमा नहीं करता है, वो सोचता है कि यार अगली सरकार आएगी तो अगली सरकार जब 5 साल बाद आएगी तो क्या करेगी, वो फिर से ऋण माफ कर देगी। तो कृषि क्षेत्र में जो ऋण माफी का जो सेक्टर है ना, इसकी वजह से बैंकों को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। इससे जो कृषक होते हैं वो ऋण देने में बहुत ज्यादा आनाकानी भी करते हैं। कई बार कृषक ऋण माफ कर दिया जाता है, कई बार उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है, कई बार उनके ऋण की किस्तों को, ऋण को ही आधा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी कई बार बनी हुई रहती है ना। तो ये क्रेडिट का जो सेक्टर है, विपणन, बाजार में चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए, है ना। तो विपणन, फसलों का बीमा किया जाता है, भंडारण के लिए स्टोरेज सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज, है ना, वेयर हाउसेज उपलब्ध कराए जाते हैं। तकनीकी कारक अभी पढ़ाया, बीज, फर्टिलाइज्ड बीज की जरूरत पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, अच्छे किस्म के कीटनाशक हो। कीटनाशक हमेशा कृषि क्षेत्र में किसानों को इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ में कुछ जो नए कृषक हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अभी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि एक लिमिट है कीटनाशकों को छिड़काव करने की, जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव न हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कीटनाशक हानिकारक हो सकते हैं। साथ में खेतों में जो मशीनरीज लगती है, थ्रेशर मशीन लगती है, जब कटाई के समय ट्रैक्टर की जरूरत होती है ना, या जो कुओं की जरूरत पड़ती है पानी की सिंचाई के समय, तो इन पे भी काफी ज्यादा ये हमारे टेक्निकल फैक्टर्स एग्रीकल्चर क्षेत्र के होते हैं। अन्य जो कारक है उनमें सरकार जो नीतियां बनाती है, तो सरकार की नीतियां, विस्तारित सेवा, शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मैंने ना ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम के लिए
तैयारी की जाए, किस प्रकार से एग्जाम को निकाला जाए, किस प्रकार से ज्यादा स्कोर किया जाए। भाई स्कोर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसको तो कतई नहीं छोड़ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी बुक उठा के देखेंगे ना, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, भाई इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करने की कोशिश मत करना, सबसे पहले पढ़ लेना, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति का भी मुद्दा बना है, सरकार बजट पेश करती है तो भी ध्यान रखती है कि कृषकों को नुकसान ना हो, ठीक है। कृषि क्षेत्र आधार है अर्थव्यवस्था का, तो यहाँ से प्रश्न पूछना तो स्वाभाविक सी चीज है और आता ही आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भूमि की बात करें तो भूमि कृषि पूरी तरीके से भूमि आधारित गतिविधि है, ठीक है। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर भूमि के आकार और गुणवत्ता का सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी बताया मैंने कि अगर आपके पास 3 एकड़ की जमीन है तो कृषि करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें उत्पादन अच्छा होगा। जब आप उसको मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसको सेल करेंगे तो इनकम अच्छी जनरेट होगी। लेकिन वहीं अगर छोटी छोटी लघु जोतों में अगर जैसे कहते हैं ना कि परिवार होता है, फिर बच्चे आते हैं, 2 बच्चे आए तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर 3 बच्चे तो उसको और 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसे करते करते पारिवारिक विवादों की वजह से कई बार भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लघु जोतें हो जाती हैं, और उतनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण हम लोग भूमि के उत्पादन नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो सूदखोर लोग होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ तो असंगठित क्षेत्र में जो लोन सिस्टम चलता है, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग जो कि ऋण उपलब्ध कराते हैं कृषि क्षेत्र से, सीधे बैंकों से, कृषक जो होते हैं वो सीधे बैंकों से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक से ऋण लेना एक जटिल प्रणाली को वो लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास अब अवेलेबल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो साहूकारों से या फिर जमींदारों से, है ना, या फिर जमींदारों से, या फिर जिनके पास बड़ी ठेकेदारों से, या फिर जिनके पास बड़ी जमीन होती है, तो उनसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। और फिर ये क्या होते हैं कि जो बैंक उनको 3% 4% में लोन प्रोवाइड करा सकता है ना, 3% 4% में जो लोन प्रोवाइड करा सकता है, वही ये लोग क्या करते हैं 8% 10% में लोन देते हैं। यहाँ से कृषकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। मध्यस्थ जो लोग होते हैं वो फसल की जो सही कीमत है वो किसानों को नहीं मिलने देते हैं, बीच में आ जाते हैं और क्या करते हैं कि फसल का जो हिस्सा होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं, उससे भी कृषकों को नुकसान यहाँ पे होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला कृषि भूमि सुधार है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कृषि भूमि सुधार को हम पूरे टॉपिक को कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो मुझे आपको समझाने, थोड़ा डिटेल में मैं आपको इसको कल की क्लास में समझाऊंगी। ओके।